जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 8 टिप्स जिस पे आप अमल करके इंशाल्लाह गोट फार्मिंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो टिप नंबर 1 है कि आपने अपना गोल सेलेक्ट करना है कि आपका टारगेट क्या है। आप कोई भी बिजनेस करने जाते हैं तो उससे पहले आप उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं कि उसमें सारे इफ़ एंड बट्स, नुकसान क्या हो सकता है, फ़ायदा क्या हो सकता है, बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। तो इसी तरह जब आप गोट फार्मिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपना टारगेट सेलेक्ट करना है कि क्या आप गोट फार्मिंग सिर्फ अपने शौक के लिए करने जा रहे हैं, क्या इसे आप बाद अभी शौक है, बाद में आप इसे कमर्शियल गोट फार्मिंग में कन्वर्ट करेंगे, या आपने स्टार्ट ही कमर्शियल गोट फार्मिंग से करना है। उसके बाद कि आपने बच्चों को सेल करना है, क्या आपने गोट फार्मिंग इसलिए करनी है कि आप बकरों को ईद के लिए तैयार करेंगे, क्या आपने बकरियां तैयार करनी हैं, क्या आपने डेयरी ब्रीड तैयार करनी है, या आपने मटन प्रोड्यूसिंग ऐसी ब्रीड जो वजन ज़्यादा गेन करे आपने वो तैयार करनी है। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आप गोट फार्मिंग करने जा रहे हैं, आपने अल्टीमेटली आपका मकसद क्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि अपनी गोट की ब्रीड सेलेक्ट करनी है। जब आपने टारगेट सेलेक्ट कर लिया कि मैंने गोट को डेयरी पर्पस के लिए यूज़ करना है, उसकी चीज़ बनानी है या कोई बाई प्रोडक्ट्स कोई चीज़ आपने आगे बनानी है, या आपने खाली दूध ही हासिल करना है, या आपने एक अच्छी स्टैंडर्ड ब्रीड तैयार करके मार्केट में महंगे दामों बेचनी है। तो जब आपने अपना टारगेट ये सिलेक्ट कर लिया, अब आप सोचेंगे कि आपके एरिया के अंदर कौन सी ब्रीड है जो इस पर्पस के लिए यूज की जा सकती है, क्योंकि गोट इंतहाई सेंसिटिव जानवर है। दूसरे एरियाज की जो ब्रीड होती हैं उनको जब आप ट्रांसपोर्ट करके लेके आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशनल स्ट्रेस की वजह से अक्सर जो बीमारियां उनके अंदर आ जाती हैं, और अक्सर तो ट्रांसपोर्टेशनल स्ट्रेस की वजह से डेथ भी हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि अपने एरिया के हिसाब से, अपने मौसम के हिसाब से देखना है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वहां पे कौन सी गोट की ब्रीड जो है वो रह सकती है। क्योंकि आप अगर फुल गर्मी वाले एरिया में रह रहे हैं तो पसंद आपने कर ली है जिनके ऐसी ब्रीड जिनके बहुत बड़े बाल हैं, जो सर्द इलाकों में रह रही है, तो आपने ब्रीड सिलेक्शन के वक्त खास ख्याल रखना है। तो ये सिलेक्ट करते हुए आप अपने एरिया के डिफरेंट गोट फार्मर्स के पास जाएं, उनके साथ बैठें, उन्हें बताएं कि मैं ये पर्पस के लिए सिलेक्ट करने जा रहा हूं, ये काम करना है मैंने, तो आप मुझे बताएं अगर मैं फलां ब्रीड पे काम करूं तो क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये इस एरिया में हम रख सकते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो जो लोग जिस ब्रीड पे आप काम करना चाह रहे हैं उन पे, जो लोग उन पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनसे जाके पूछें कि इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, मुझे किन किन चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। तो गोट की जो ब्रीड सिलेक्शन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है गोट फार्मिंग स्टार्ट करते वक्त। तो टिप नंबर 2 यही है कि आप अपनी जो गोट ब्रीड है उसको अच्छे तरीके से गौर फिक्र करके फिर आप उसे सिलेक्ट करें। तीसरे नंबर पे है कि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जो आपने शेड बनाना है, जो आपने एक स्ट्रक्चर तैयार करनी है जिसके अंदर सर्दी की सूरत में, जिसके अंदर बारिश की सूरत में आपने जानवरों को अंदर बांधना है, तो वो आपने बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से बनाना है, क्योंकि बिल्डिंग बंदा बार बार नहीं बना सकता। तो इस तरह बिल्डिंग बनानी है कि हवा की क्रॉसिंग भी हो, गर्मियों में हबस वगैरह पैदा ना हो, इस तरह बनानी है कि अंदर रह के भी जानवरों को अगर चारा दिया जाए तो भी आसानी हो। जो फीसिस वगैरह हैं, जो मेंगरे वगैरह हैं, उनकी सफाई करनी है, उसमें भी आपको आसानी हो, क्योंकि नाइट्रोजन गैसेस वगैरह, अमोनिया गैसेस वगैरह जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, उसकी वजह से जो फेफड़ों के इश्यूज हैं वो बीमारियां काफ़ी पैदा हो जाती हैं। तो इस वजह से सफाई करने में भी आसानी हो, गर्मियों में हवादार भी हो। अच्छा जी, उसके बाद अगर सर्दी ज़्यादा है तब भी आप इंतज़ाम करें कि सर्दी से भी बचा सकें, और सर्दियों में फिर अमोनिया गैसेस के इश्यूज भी हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप एक साथ कैसे बचा सकेंगे। फिर एक आपने कितने जानवर रखने हैं, क्या उनके लिए जगह सूटेबल है, उनके लिए जगह पूरी है। उसके बाद जब आपने बकरियां, अगर फॉर एग्जांपल आपने 20 बकरियों का शेड बना दिया और 20 ही बकरियां ला के रख दी हैं, तो वो तो 6, 7, 8 महीने के बाद
वो बकरियां अगर 2-2 बच्चे भी दें तो वो तकरीबन 3 गुना बढ़ जाएंगी। तो उसके बाद आपने उसके लिए जगह रखी हुई है, बनाई हुई है, तो उनके लिए आपका क्या इंतजाम है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि आप कितने जानवर लेके आ रहे हैं और इससे 5-6 महीने बाद अपने टारगेट के हिसाब से, अगर तो आपने बकरे लेके आ रहे हैं, 20 बकरे आपने लाए और ईद के लिए तैयार करने, तो फिर उन्होंने तो बढ़ना नहीं है, फिर तो 20 जानवरों की जगह भी काफ़ी है। अगर आप 20 बकरियां लेके आ रहे हैं और आपका टारगेट है कि मैंने 100 बकरियां तैयार करनी है और ऐसी बकरियां जो आगे फिर बच्चे दें, और इस तरह आपका लंबा टारगेट है, तो उसके हिसाब से फिर आपको शेड की प्लानिंग भी पहले से ही करनी होगी। तो टिप नंबर 3 यही है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपने पहले से प्लान कर लेना है अपने टारगेट के हिसाब से। टिप नंबर 4 है न्यूट्रिशन। आपको पता होना चाहिए कि मैंने फलां टारगेट के लिए बकरियां रखी हैं या बकरे रखे हैं या जो भी आपने जानवर रखे हैं, तो क्या उनकी 3-4-5 महीने की न्यूट्रिशन आपके पास खुराक पूरी है। गर्मी की सूरत में, फुल बारिश की सूरत में, ज़्यादा सर्दी की सूरत में, तो जो भी कंडीशन मौसम के हिसाब से बन सकती है, पॉसिबल है, उसके हिसाब से आपकी न्यूट्रिशन तैयार है आपके पास। आपको पता है कि आप किस टारगेट के लिए आपने जानवर रखे हैं, मोटा करने के लिए, फरबा करने के लिए जानवर रखे हुए हैं, या आपके पास प्रेग्नेंट बकरियां हैं, तो आपको जानवर की मुतवाजन खुराक की ज़रूरत जो है उसका भी पता होना चाहिए। फिर उस ज़रूरत को आप पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या किन रिसोर्सेज से ये ज़रूरत पूरा हो सकती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में ये सवाल करते हैं कि क्या हम साइलेज खिला सकते हैं, तो साइलेज तो बकरियों की खुराक नहीं है। खा सकती हैं, खा लेंगी मजबूरन, लेकिन वो एक होता है ना इंसान शौक से जो खाता है चीज़, तो वो शौक से ये चीज़ें नहीं खाती, और जो चीज़ शौक से नहीं खाई जाती वो फिर जो है वो थोड़ी अरसे बाद उसे वज़न को कम करना शुरू कर देती है, जानवर को कमज़ोर कर देती है। तो जो लूसन, जंतर, मोरिंगा, वंडा, ऐसी खुराक जो हैं ये बकरियों की खुराक है। दाने हो गया, चने हो गया, तो ये बकरियों की खुराक है। दूध हो गया, लस्सी हो गया, ये वाली चीज़ें जो हैं बकरियों की खुराक में शामिल ज़रूर होनी चाहिए। तो उनकी क्या ज़रूरत जो है वो पूरी हो रही है, नहीं हो रही, किन रिसोर्सेज से आप कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद टिप नंबर 5 ये है कि आपको हेल्दी जानवर का और बीमार जानवर का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब आप इन चीज़ों के दरमियान डिफरेंस करना सीख जाएंगे, तो आपकी जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेशो है, वो कम हो जाएगी। आपका अल्टीमेट जो प्रॉफिट होता है, ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर बकरियों में डेथ रेट ज़्यादा होता है, तो अगर आप बच्चे बचाने में कामयाब हो गए तो आपकी यही कामयाबी है। तो आपको बीमार और सही जानवर का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप डॉक्टर की हेल्प भी ले सकते हैं कि आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या डेली बेस पे भी आप किसी डॉक्टर की कंसल्टेंसी ले सकते हैं कि वो घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आपके फार्म का विजिट करे और देखे कि कौन सा जानवर बीमार है, उसका ट्रीटमेंट करे। तो हेल्दी और अनहेल्दी जानवर का डिफरेंस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जानवर को डायरिया लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, लंग्स का इशू बन जाता है। तो जब कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो जाती है तो फिर फार्मर को जाके समझ आती है, तो फिर ट्रीटमेंट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ हेल्थ में आपको बायोसिक्योरिटी का पता होना चाहिए कि आपका अगर फार्म है उसमें 20, 30, 40 जानवर पहले से खड़े हुए हैं और आप 3-4 जानवर मंडी से बाद में खरीद के आए हैं, तो बायोसिक्योरिटी का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। उनको 3, 4, 5, 6 दिन के लिए आप क्वारंटाइन कर दें, ताकि अगर वो अपने साथ कोई बैक्टीरिया या कोई वायरल डिजीज़, अपने साथ कोई भी बीमारी लेके आए हैं, तो उनकी अगर अलामात शो होनी है तो उसके लिए आप टाइम दें। अल्लाह ना करे कि उसके अंदर कोई अलामात पैदा हों, तो अगर उसके बाद आप उसे अपने हर्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी की सूरत में कोई अलामात वगैरह पैदा होती हैं, तो पहले आप उन जानवरों को अलहदा ट्रीट करेंगे, ताकि वो आपके अपने हर्ड के अंदर बीमारी का बायस ना बन सकें। तो आपने इस तरह बायोसिक्योरिटी का ख्याल ज़रूर करना है। उसके बाद ये भी आपने ख्याल करना है कि अगर कोई बीमारी वगैरह वबा फैली हुई है दूसरे जानवरों में, तो आपने लोगों को, हर आने जाने वाले को अपने फार्म के अंदर इंटर नहीं होने देना। इससे भी बीमारियों की जो वजह बन सकते हैं। उसके साथ वैक्सीनेशन का भी आपने ख्याल करना है। वैक्सीनेशन के टॉपिक पे मैंने वीडियो पहले अपलोड की हुई है। बकरियों में 3 जो हैं वो कोर वैक्सीन हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, अगर वही करा लें तो भी काम चल सकता है, जिसमें CCPP कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया की वैक्सीन है, उसके बाद एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन है, PPR जिसे काटा डिजीज़ बोला जाता है उसकी वैक्सीन है। तो ये वाली वैक्सीन जो है वो 3 कोर हैं। कब करवानी है, कैसे करवानी है, किस नाम से आती है, मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप वैक्सीनेशन पे वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद बॉडी कंडीशन से कोर भी आपने हेल्थ में आ जाता है कि आपने देखना कि जानवर का आपने
महीने पे 2 महीने पे आपने वज़न करना है, देखना है कि क्या उसकी हेल्थ अच्छी जा रही है, उसकी हड्डियों का ढांचा तो नहीं खाली जा रहा, या ओवर वेट तो नहीं बकरियां जा रही। ओवर वेट होने की वजह से या कम वेट होने की वजह से बकरियां हीट में नहीं आती, तो ये बहुत सारे इशू होते हैं। तो आपने जो बॉडी कंडीशन स्कोर है, जो वेट है, वो सही तरीके से आपने मेंटेन करना है। अगर आपको खुद समझ नहीं आती तो डॉक्टर की कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं। उसके बाद टिप नंबर जो 6 है वो है ब्रीडिंग स्ट्रेटजी। सीजनल ब्रीडिंग की अक्सर मैं बात करता हूं कि आपने हमेशा ब्रीडिंग उस वक्त करनी है, जानवरों को क्रॉस उस वक्त करना है कि आपके बच्चे फुल सर्दी के अंदर भी पैदा ना हो और फुल गर्मी के अंदर भी पैदा ना हो। उसके बाद ब्रीडिंग स्ट्रेटजी में आपको ये भी शामिल होना चाहिए कि जो बकरियां 2 या 3 बच्चे देती हैं तो आपने उनको ब्रीडिंग के लिए ज़रूर करवाना है, आपने शामिल रखना है और उनको बेचना नहीं है। जो बकरियां 1 बच्चा मुंह में दे रही हैं उनको आप अपने फार्म से निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी ब्रीडिंग को इम्प्रूव करते जाएं। ये इस स्ट्रेटजी से आपकी ब्रीडिंग इम्प्रूव होगी ताकि आपके जानवरों के नंबर जो हैं वो बढ़े। और जो सीजनल ब्रीडिंग है, जो सर्दियों के अंदर बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं या फुल गर्मी के अंदर पैदा होते हैं, उनकी निगहदाश्त करना, उनको संभालना खासा मुश्किल होता है और उसकी वजह से बच्चों की डेथ भी अक्सर हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप इस सीज़न में आपके बच्चे आएँ ही ना ज़्यादा फुल सर्दी में ना फुल गर्मी। इस तरह आप बच्चों की डेथ को कम करके अल्टीमेटली अपने फार्म को कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं। उसके बाद ब्रीडिंग में ये हो सकता है कि आप रिकॉर्ड कीपिंग करें, कौन सी बकरी किस दिन क्रॉस हुई थी, कौन सी डेट थी, ये चीज़ें, ताकि आपको उनकी खुराक, उनकी फीडिंग मैनेजमेंट करते हुए आपको आसानी हो। उसके बाद आपने जेनेटिक्स का ख्याल रखना है कि आपने बकरा अच्छा रखना है, इन ब्रीडिंग ज़्यादा नहीं होने दें दी, क्रॉस ब्रीडिंग आपने रखनी है, रोटेशनल ब्रीडिंग आपने रखनी है, बकरा चेंज करते रहना है। उसके बाद जो टिप नंबर 7 है वो आपने अपनी मार्केट डेवलप करनी है। अगर आप गोट फार्मिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मार्केट तो डेवलप करनी होगी। अब मार्केट डेवलप करने से क्या मुराद है? जब भी आपने किसी को बकरी या बकरा या कुछ भी आपने जानवर सेल करना है, जो बंदा आपके फार्म पे आया है आपने उससे झूठ नहीं बोलना, जो चीज़ देनी है उसी की कीमत लेनी है। अगर आप शुरू में हैं और आपने झूठ बोलना, थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा कमा लिए, तो लोगों का ट्रस्ट आप ख़राब करेंगे। इस तरह आपकी मार्केट सेट नहीं होगी। वरना अगर आप एक अच्छी ब्रीड तैयार करने में कामयाब हो गए तो लोग धड़ाधड़ आपके फार्म के ऊपर आके वहीं से आपके जानवर और अच्छे दामों खरीदेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो अपना फेसबुक चैनल बनाएं, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, अपना इंस्टाग्राम पे चैनल बनाएं, तो वहाँ पे अपने फार्म की आप जो पोस्ट वगैरह हैं वो करें, अपने जानवरों को नुमाइश करें, वहाँ पे लोगों तक दिखाएं ताकि लोगों को आपके फार्म का पता चले और लोग आपको अप्रोच करें और आके जानवर खरीदें। अगर आपका अपना ऐसा चैनल नहीं है और आप नहीं बना सकते तो जिन लोगों के ऐसे चैनल जानवरों के बारे में हैं उन्हें अप्रोच करें, उन्हें बुलाएं, उन्हें दावत दें अपने फार्म पे, तो वो आके आपके फार्म के नाम की वीडियो बनाएं, जानवर दिखाएं आपके और आपसे बातचीत करें। तो इस तरह दूसरे लोगों को पता चले कि फलां जगह पे फलां बंदे का फार्म है और इतने अच्छे जानवर आपके पास हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपके जो रेट है वो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद टिप नंबर जो 8 है, आपने हमेशा मुसलसल सीखने की लगन आप में जुस्तजू होनी चाहिए। अब जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं तो बड़ा फन खां हो गया हूँ, मैंने हर चीज़ सीख ली है, मुझे सब पता है, तब उसी दिन आपके नाकामी के दिन उल्टी गिनती आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि नई से नई चीज़, खुराक के वाले से, बीमारी के वाले से, मैनेजमेंट के वाले से, हर चीज़ के वाले से, जहाँ से जो अच्छी बात मिले वो आपने उसे ले लेना है और हासिल कर लेना है और अपने जो एप्लीकेशन है उसके अंदर उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो 8 टिप्स। इंशाल्लाह आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। किसी भाई का किसी भी बारे गोट्स में, लार्ज एनिमल में, किसी चीज़ के जानवरों के हवाले से कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। बहुत शुक्रिया।